वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी की एक और क्लास पर हैं और आज के सेशन में हम लोग प्रोबेबिलिटी के कुछ और कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, आपको बता दें आज बेसिकली हम लोग कुछ खास नया नहीं सीखेंगे, बट जो सीख चुके हैं उसी के ऊपर हम लोग की प्रैक्टिस चलती रहेगी। एक्स वाई जेड काइंड के क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे। हमने आपको एक बहुत अच्छी खासी लिस्ट दी थी होमवर्क के क्वेश्चंस की। अब एक एक करके पहले उन होमवर्क के क्वेश्चंस के डाउट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके बाद फिर जानेंगे कि आखिर कौन से और क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम आपको बताएं प्रोबेबिलिटी इज अ बिग चैप्टर, मतलब ये आप देख सकते हैं, ये आपकी प्रोबेबिलिटी की पूरी चैप्टर, ये फाइल एक ओपन है। प्रोबेबिलिटी इज अ बिग चैप्टर, ठीक है। इट विल टेक टाइम टू कंप्लीट, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम लोग चीज़ों को थोड़ा सिंक्रोनाइज करके और प्रॉपरली करें। इसीलिए हमने पहले आपको कॉन्सेप्ट्स और बेसिक चीज़ों को सिखाने की कोशिश की और अब हम लोग कुछ इसके एडवांस लेवल क्वेश्चंस के ऊपर भी जाएंगे, जो ज़्यादा हम कह सकते हैं इंगेजिंग क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर में भी जाएंगे। बट सबसे पहले जो होमवर्क वाले क्वेश्चंस थे उनको ट्राई करते हैं और एक एक करके आपके डाउट्स लेते जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद डाउट नंबर वन। डाउट नंबर वन, बताओ होमवर्क क्वेश्चंस में पहला डाउट आया क्वेश्चन नंबर 8 में, और मेरे पास मैसेज में भी एक दो डाउट्स हैं, उनको भी लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 किस में था? सेट बी में था। सेट बी क्वेश्चन नंबर 8। आओ भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। बेहद ही आसान सा सवाल था, आइए देखते हैं। आपको दिया हुआ है ए बी सी 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, तो हम हर एक चीज को किसके टर्म्स में लिख देंगे? हम एक अलग शीट यूज कर लेते हैं फॉर आज है जस्ट अ मिनट। आज है अपनी प्रोबेबिलिटी की 4th क्लास। आइए देखते हैं। सेट बी के क्वेश्चन नंबर 8 पर थे हम लोग और आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, सो व्हाट वी कैन से, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करना है और क्योंकि तीनों ही इवेंट्स क्या हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह लिख देते हैं, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की जगह लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह हम लोग को लिखना था 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह हम लोग को लिखना था 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इफ यू आर हैविंग सम कंफ्यूजन इन दिस कि सर ये कैसे आ रहा है, तो उसको आप पहले ध्यान से सुनिए।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये सीधा सीधा दिया हुआ था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, तो उसकी जगह 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दिया। फिर आपको दिया हुआ है 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो इसकी जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की जगह आपने 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दिया। तो दिस विल बिकम क्या, 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो फिर एलसीएम आ जाएगा 3 3 2 जा 6 प्लस 1 प्लस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1 implies probability of B is equal to 3/8। ठीक है, अब बताइए इसके अंदर में क्या डाउट है। आप लोग जैसे कह रहे हैं कि लेट देम ऑल इक्वल टू के और ये वो भी तरीका कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या लिखा हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हे भगवान, आज हमसे बहुत ढेर सारे मिस्टेक्स हो रहे हैं, अभी तक में बहुत ढेर सारे मिस्टेक्स हो गए, लगता है थोड़ा रिदम में आने में टाइम लगेगा। ये हमने गलत सॉल्व कर दिया था, बाकी सॉल्यूशन में कोई गलती नहीं है। अब ठीक है जी, ठीक है। सॉल्यूशंस में हमसे करते दौरान काफ़ी मिस्टेक्स हो गए, बट ये इसका तरीका है। सिंपल सी बात, हमने हर किसी को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के टर्म्स में लिख दिया। बोलिए इसमें कोई डाउट? जिसने हमसे डाउट पूछा था मुझसे पूछ रहे हैं, करेक्ट तो खैर सबने हमको कर दिया, थैंक यू फॉर दैट। और जिसने डाउट पूछा था वो बताए कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, जो फाइंड आउट करना है उसके टर्म्स में आप सब कुछ लिख दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला डाउट पेश किया जाए। सेट सी में क्वेश्चन नंबर 13 और सेट ए में 50 और 55। मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस में डाउट है। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 9, हम एक एक करके आते हैं। सबसे पहले मेरे पास डाउट है, हम एक एक करके आते हैं। मेरे पास में कुछ डाउट सेट ए से भी हैं। सेट ए से क्वेश्चन नंबर 50 और 55 है। आइए देखते हैं। सेट ए से क्वेश्चन नंबर 50 और 55 है, एक क्विक डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 एंड क्वेश्चन नंबर 55 की। ए, बी एंड सी आर 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। जब भी वर्ड आता है इंडिपेंडेंट, हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो दीज आर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.2, 0.4। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी? तो दिस विल बी इक्वल टू क्या, 0.3 इंटू 0.2 इंटू 0.4 इज इक्वल टू कितना, 3 2 जा 6 4 जा 24 और 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो दिस विल बिकम 0.024। दिस वॉज वेरी इजी जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 जो लोग जिन लोगों ने ये डाउट्स पूछे थे वो लोग ओके एटलीस्ट एक लिखते जाएं, ताकि हमको ये क्लियर होता जाए कि हाँ वो क्लियर हो गया है हमको डाउट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 6? एटलीस्ट 1 6
देखिए एटलीस्ट 1/6 का मतलब क्या होता है आप ये समझिए। एटलीस्ट 1/6 का मतलब क्या होता है क्वेश्चन नंबर 55 में? एटलीस्ट 1/6 का मतलब होता है कि 0/6 ना आए। प्लीज फोकस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 1/6 का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 1/6 का मतलब होता है कि 0/6 ना आए। 3 बार हम एक डाइस थ्रो कर रहे हैं तो फिर एटलीस्ट 1/6 तो आ जाए, तो दैट मीन्स कि 0/6 ना आए। तो 0/6 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं इन ऑल द 3 टाइम्स और उसको 1 से माइनस कर देते हैं। तो पहली बार 6 ना आए, इसके चांस कितने? 5/6। दूसरी बार 6 ना आए, उसके चांसेस कितने? 5/6। और तीसरी बार भी 6 ना आए, इसके चांसेस क्या? अगेन 5/6। और तीनों बार ही ऐसा ना हो, इसके चांसेस क्या? 1 - 5/6। तो इसे हम कह सकते हैं 1 - 5/6 का क्यूब। वापस से समझिए, ये पहली बार 6 ना आए, इसका चांस, ये दूसरी बार 6 ना आए, उसका चांस, और वो तीसरी बार 6 ना आए, उसका चांस, और तीनों बार 6 ना आए, दैट इज 0/6 इन ऑल द 3 टाइम्स। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0/6। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है सेट बी में सेट बी में क्वेश्चन नंबर 2। सेट बी में क्वेश्चन नंबर 2, आई एम क्विकली डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस, जिसको इसको भी डाउट होगा एटलीस्ट वो अपना क्लियर करता जाएगा। व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट 7 इन अ सिंगल कास्ट विथ 2 डाइसेस? मतलब एक बार में फेंका है और 2 डाइसेस फेंके तो एटलीस्ट 7 आए, इसके चांसेस क्या? तो 7 आने के नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होते थे? सम 7 आने के नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होते थे? कोई बताएगा? 6 जी। तो 6 और 8 आने के मतलब 7 से ज़्यादा 5 4 3 2 1, सोचना ही नहीं है। तो 11 15 और 20 21, तो एटलीस्ट 7 आ जाए, इसके चांस कितने? 21/36। ठीक है, एटलीस्ट 7 मतलब सम 7 हो या उससे बड़ा हो। तो सम 7 होने के चांसेस कितने? 6, 5 होने के चांसेस फेवरेबल इवेंट्स, 8 होने के 5, 9 होने के 4, 10 होने के 3, 11 होने के 2 और 12 होने के 1 जी। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग एक और क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 8 भी है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखिए। 8 बोल रहे हैं, 10 है। देखो ध्यान से, a bag contains 12 balls which are numbered from 1 to 12. If a ball is selected at random, what is the probability that the number of balls will be a multiple of 5 or 6? सभी लोग सुनो भाई, हमने यहां पे एक ही वर्ड देखा, और बताइए, इस बार हिंदी वाला और कह रहे हैं, और बताइए कि इस और शब्द को देख करके आपके दिमाग में और क्या आया? यूनियन। जी बिल्कुल सही, ऐड करना है, यूनियन करना है, यही आया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और 6? मतलब 5 यूनियन 6, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कि वो मल्टीपल हो 5 का, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कि वो मल्टीपल हो 6 का, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कि वो 5 का भी मल्टीपल हो और 6 का भी मल्टीपल हो। इन जनरल ए यूनियन बी यही होता है, ए यूनियन बी यही होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए का मल्टीपल हो, इसके चांसेस क्या? 5 का मल्टीपल, 1 से 12 तक बॉल्स की नंबरिंग है और एक बॉल आप चूज कर रहे हैं, तो 5 का मल्टीपल, उसके चांसेस क्या? 5 और 10,
मतलब 2/12 और 6 का मल्टीपल हो उसके चांसेस क्या, इट इज अगेन 6 और 12, 2/12 माइनस दोनों का मल्टीपल हो, दोनों का मल्टीपल हो तो 5 और 6 के अंदर में कॉमन क्या, कुछ भी नहीं, 0, तो द आंसर इज 4/12 इक्वल टू 1/3। सेट बी में बताइए और कौन से क्वेश्चंस में आप डाउट पूछ रहे थे, सेट बी में आप क्या और किसी क्वेश्चन में डाउट पूछ रहे थे? बोलिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 12। पहले क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मजेदार सा और सिंपल सा छोटा सा छुटंकी सा सवाल है, एकदम देखिएगा आराम से। दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट सुनते ही बताइए क्या आ रहा है दिमाग में, अगर इंडिपेंडेंट हैं ये दो इवेंट्स तो क्या आ रहा है दिमाग में? इंडिपेंडेंट इवेंट्स को सुनते ही क्या चीज आ रही है दिमाग में? आपको लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, नो, ठीक है, घबराना मत, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट है, सुनते ही क्या आ रहा है दिमाग में, बताओ भाई। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, यस यस यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ए इंटरसेक्शन बी। हम समझ रहे हैं आप लोगों के कहने का मतलब, आप लोग बस छोटा मल्टीप्लाई लिख करके काम चलाना चाह रहे हैं, बट दिस इज ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 3/5 इंटू 2/3 कट्टम कुट्टा 2/5। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए 3/5 प्लस बी 2/3 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 2/5 इक्वल टू कितना, 15, 3 3 9 प्लस ये 5 हो गया, 5 2 10 माइनस 3 2 6, दिस इज 13/15। चलो भाई, मतलब सिर्फ ये ध्यान देना था कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नेक्स्ट आप लोगों ने पूछा था क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, सेट बी क्वेश्चन नंबर 20। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड और फर्स्ट कॉइन में हेड आ गया तो सेकेंड कॉइन में टेल आएगा, इसके क्या चांसेस हैं? सेकेंड कॉइन में टेल आएगा, इसके क्या चांसेस हैं? याद करिए जब आप पहले क्रिकेट खेलते थे और आप एक टॉस हार जाते थे, वो टॉस हारने के बाद आप लोग कहते थे कि नहीं नहीं चीटिंग हुई है, एक बार फिर से टॉस होगा, और आप कई बार फिर से टॉस हार जाते थे और फिर वो कहता, सामने वाला कहता था देखा। तो याद करिए सेकेंड टाइम जब आप कॉइन टॉस कर रहे हैं या फिर कोई सा भी रैपर जो आप उठा करके टॉस कर रहे हैं उसमें हिंदी आएगा कि इंग्लिश आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट। सुनिए ध्यान से, आप लोग जो जवाब दे रहे हैं हमें सही नहीं लग रहा। सेकेंड टाइम आप जब टॉस कर रहे हैं तो फिर उसमें हेड आएगा, टेल आएगा, कुछ भी आएगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट दैट फर्स्ट टाइम हेड आया या टेल आया। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट कि फर्स्ट टाइम हेड आया या टेल आया। सो वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि 2 coins are being tossed simultaneously. What is the probability that the second coin will show a tail given that the first coin has shown a head? फर्स्ट कॉइन हेड हो गया, फर्स्ट कॉइन हेड हो गया। आपसे ये नहीं कह रहा है कि फर्स्ट वाला हेड और सेकंड वाला टेल, ना 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 ना, आपसे कह रहा है कि फर्स्ट वाला हेड हो गया।
अब बताओ बस सेकंड वाले टेल होने के चांसेस क्या? तो सेकंड वाले टेल होने के चांसेस भैया फिर से उछाल लें, फिर से वही 1/2 1/2। समझे क्या? आप जो 2/4 कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। इट इज 1/2। सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम उछाल रहे हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकंड टाइम उछाल रहे हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द फैक्ट कि फर्स्ट टाइम क्या आया। हाँ, आप हमसे ये कहेंगे कि फर्स्ट टाइम भी हेड आना चाहिए, सेकंड टाइम भी हेड आना चाहिए, दोनों का अगर आप हमसे कंबाइन करके पूछेंगे तब हम ये सब कुछ करेंगे। बट आपने कहा फर्स्ट टाइम में हेड आ गया, चलो ठीक है, कुछ भी आता, आप तो हमसे बस सेकंड टाइम का पूछ रहे हो ना। बोलो क्लियर? क्लियर है? फटाफट यस बोलो। 0.25 नहीं होगा, 0.25 नहीं होगा, ये 0.5 होगा। आप एक बात समझिए प्रेक्षा, यहां आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट हेड एंड सेकेंड टेल नहीं पूछ रहा, तो क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड वन बीइंग टेल इफ फर्स्ट वन वाज हेड। मतलब फर्स्ट वन हेड हो चुका है तो सेकेंड वन टेल होने के चांस क्या? वापस से वही 1/2। ठीक है, सुनो, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, हम इसको इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये है मिस्टर एक्स। आप बचपन से इनके बारे में सुनते आ रहे हैं, आज इनको देख भी लीजिए। और ये है मिसेस एक्स। इनको एक चाइल्ड होने वाला है, ठीक है? हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। सभी लोग बताइए, इनको एक चाइल्ड होने वाला है, ये बॉय होगा, ये इनका पहला बच्चा है, फर्स्ट चाइल्ड। ये बॉय होगा, इसके चांस क्या हैं? या गर्ल होगा, इसके चांसेस क्या हैं? वन बाय टू। ठीक है, यहां तक ठीक है। चलो भाई, बधाई हो, मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स को पहले लड़की हुई है, ठीक है, पहली बच्ची गर्ल हो गई। अब सेकंड चाइल्ड हो रहा है। अब बताओ, पहली चाइल्ड गर्ल हो चुकी है, पहली चाइल्ड गर्ल हो चुकी है, अब बताओ बॉय होने के चांसेस, अब ये सेकंड चाइल्ड वापस से एक बच्चा है, ये बॉय या गर्ल होने के चांसेस क्या हैं? बोलो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों का एक साथ निकाल करके बताओ, हम कह रहे हैं फर्स्ट वाला हो गया, उसको हटाओ, उसकी कहानी खत्म। अब सेकंड एक और बच्चा होने वाला, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, बॉय या गर्ल? क्यों? पहली वाली तो गर्ल हो गई ना, अब बताओ गर्ल होने के चांसेस। अरे पहले आप मेरे सवालों का जवाब दें, हम ज़्यादा समय तक ये एग्जाम्पल कंटिन्यू नहीं करेंगे। मेरे घर वाले बाहर सोच रहे हैं कि ये चल क्या रहा है, आखिर ये पढ़ा क्या रहा है। कभी ताश लेके जाता है, कभी लूडो लेके जाता है, आखिर पढ़ाता क्या है क्लास के अंदर में? नालायक बच्चे। हाँ, तो फर्स्ट वाला कुछ भी हुआ हो, सेकंड वाले की तो ये चांसेस हैं। अब हम आते हैं वन्य आपके क्वेश्चन के ऊपर। अगर ऐसा देखा जाए तो हेड 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 टेल 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 हेड, ठीक है,
हमने ऐसा देख लिया। अब आप बात समझिए, हमसे ये नहीं कह रहा है कि पहला वाला हेड और दूसरे वाले टेल की प्रोबेबिलिटी, ये नहीं कह रहा है दीदी हमसे कह रहा है कि पहला वाला कहाँ गया, पहला वाला टेल हो गया, पहला वाला टेल हो गया। अब बताओ दूसरा वाला हेड होने के चांसेस क्या है? ठीक है, पहला वाला हेड हो या टेल हो, पहला वाला हेड हो या टेल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे वाले का क्या इफेक्ट होगा। तो पहला वाला हो चुका है। ठीक है, हम कहेंगे, अच्छा आप अगर हमसे कहें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वन बीइंग हेड, 1/2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड वन बीइंग हेड, 1/2, what is the probability of first head and second head, या ऐसे ही करके फर्स्ट हेड एंड सेकेंड टेल, तो दैट इज 1/2 इंटू 1/2। बट ये नहीं पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है बस सेकेंड वाला हेड होने के चांसेस क्या हैं अगर पहला वाला टेल है, या सेकेंड वाला टेल होने के चांसेस क्या हैं अगर पहला वाला हेड है। तो सेकेंड वाले की तो वही प्रोबेबिलिटी है ना, 1/2। अब बता दो, क्लियर हो गया ना? ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बोलो, अब क्या क्वेश्चन है डाउट में? सेट सी पे आ जाओ भाई, सेट सी पे आ जाओ, पूछो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। आपका जवाब थोड़ा अलग आ सकता है, एक दो आंसर्स इसमें गलत भी दिए। आओ भाई सभी लोग देखें ध्यान से। देयर आर 2 urns, फर्स्ट urn कंटेन्स 3 रेड और 5 वाइट बॉल्स। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट अर्न कंटेन्स 3 रेड 5 वाइट। दिक्कत यह है कि हम वाइट बॉल्स तो यहां पे बना नहीं सकते, एंड द सेकेंड अर्न कंटेन्स 4 रेड और 6 वाइट बॉल्स। A ball is taken from the first urn and is transferred to the second urn. Now the ball is selected from the second urn. इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। पहले इसमें से एक सेलेक्ट किया जाता है, इसमें डाला जाता है, फिर इसमें से एक सेलेक्ट किया जाता है। तो इसमें से क्या सेलेक्ट हो, इसमें से रेड सेलेक्ट हो, इसके चांसेस क्या, इसमें से रेड सेलेक्ट हो, इसके चांसेस क्या। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि पहली बार इसमें से क्या चूज हुआ, रेड या वाइट। तो क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले वाले में से रेड चूज हो जाए और दूसरे वाले में से भी फिर रेड चूज हो जाए, या फिर पहले वाले में से वाइट निकाल करके हमने दूसरे वाले में डाला और फिर दूसरे वाले में से रेड चूज किया, लेकिन हमें दूसरे वाले में से रेड ही चूज करना है। तो पहला वाला रेड हो, इसके चांसेस 3/8 इनटू, अगर इसमें से रेड निकल आया तो फिर इसके अंदर में रेड हो गए 5। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, 5 + 6 11, मतलब 5/11। तो पहला वाला भी रेड हो, दूसरा वाला भी रेड हो, उसके चांसेस 3/8 इंटू 5/11। फिर पहला वाला वाइट हो, इसके चांसेस 5/8, और अब यहाँ पे वाइट की संख्या 6 की जगह 7 हो जाएगी, तो रेड वही 4 बचेगा, 4/11।
तो दिस इज इक्वल टू 15/88 एंड दिस इज इक्वल टू 20/88. स्टूडेंट्स, द आंसर इज दिस और दिस. इसका मतलब कितना? 35/88. आई थिंक आप लोग आंसर यही बोल रहे थे जी, लेकिन यहां पे ऑप्शंस ऐसे हैं कि कुछ मैच नहीं करते. मैच तो कर रहे हैं नालायक. 35/88 दिया तो हुआ है. जो भी है, आपने जो भी किया था, अभी अभी क्लियर हो गया आप लोग को? सबको क्लियर? अच्छा, ये क्लियर है. 9 वाला पूछ रहे हैं. हमको एक बार के लिए लगा कि कहीं 9 नो का छोटा फॉर्म तो नहीं है. क्वेश्चन नंबर 9 बता देते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 बता देते हैं. नीचे वाला आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ना. क्वेश्चन नंबर 9 इज देयर आर 2 बॉक्सेस कंटेनिंग 5 वाइट. इसको टिक मार दें कि ये हो गया. इस पे देखते हैं. देयर आर 2 बॉक्सेस कंटेनिंग 5 वाइट 6 ब्लू बॉल्स, पहला वाला बॉक्स. और दूसरा वाला 3 वाइट एंड 7 ब्लू बॉल्स, दूसरा वाला. If one of the box is selected random and a ball is drawn from it, then the probability that the ball is blue. इस बार देखिए, दो बॉक्सेस में से किसी एक बॉक्स को चूज करना है. दो बॉक्सेस में से किसी एक बॉक्स को चूज करना है. तो पहले वाले बॉक्स के अंदर में क्या है? पहले वाले बॉक्स के अंदर में 5 वाइट है और 6 ब्लू है. दूसरे वाले बॉक्स के अंदर में 3 वाइट है और 7 ब्लू है. और हम किसी एक बॉक्स को चूज करेंगे और उसमें से एक बॉल ड्रॉ आउट करेंगे. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल है वो ब्लू हो? तो पहले तो ये बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम बॉक्स 1 को चूज कर लेंगे. क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम बॉक्स 1 को चूज कर लेंगे? 1/2 इनटू. अच्छा, अगर बॉक्स 1 को चूज कर लिया तो फिर इसमें से ब्लू चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या? 6/11. और क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स 2 को चूज कर लेंगे? अगेन 1/2. और अगर बॉक्स 2 को चूज कर लिया तो इसमें से ब्लू चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या? 7/10. तो बॉक्स 2 चूज करना और इसमें से फिर ब्लू चूज करना इज दिस. बॉक्स 1 चूज करना और फिर उसमें से ब्लू चूज करना, ये इसकी ये प्रोबेबिलिटी हो गई. तो हम दोनों को क्या कर देंगे? प्लस. तो ये क्या हो जाएगा? 6/22 प्लस 7/20. इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. 220 66 प्लस 70 इज इक्वल टू 136/220. हाँ, 11 टाइम्स आएगा. 77. ये 143 आ रहा है क्या? ये 220 हो जाएगा. एक सेकेंड हम चेक कर ले. सिक्सटी प्लस 77 इक्वल टू 137. ठीक है. अच्छा, ठीक है बाबा, ठीक. 60 होगा. चलो आगे सबको.
चलो नेक्स्ट पूछो, नेक्स्ट पूछो। नहीं मतलब होमवर्क वाले क्वेश्चंस में डाउट है तो वो पूछो, नालायको अभी तक हम लोग होमवर्क ही कर रहे हैं। सेट सी के अंदर में और किसी सवाल में सब तो करा ही दिए तुम लोगों को। चलो हो गया। तो चलो फिर अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक का सेशन हम लोग के ऑफिशियल काउंटिंग में नहीं आएगा, सो हम लोग आज का सेशन अब स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए। आइए देखिए, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3। आई एम नॉट डिस्कसिंग एनी न्यू कॉन्सेप्ट टुडे, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, लेकिन जो हम लोग सीख चुके हैं उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चंस को करते हैं। हम लोगों ने कुछ चीज़ों को कहना सीखा है, जैसे एटलीस्ट 1 है तो फिर हम कह सकते हैं कि 0 नहीं हो, इसका मतलब हुआ एटलीस्ट 1। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव आइटम? कम से कम एक होना चाहिए। If 3 items are drawn randomly from a lot containing 6 items, of which 2 are defective, तो एटलीस्ट एक डिफेक्टिव आ जाए, इसके क्या चांसेस होंगे? एटलीस्ट एक डिफेक्टिव आ जाए, इसके क्या चांसेस होंगे? If 3 items are being drawn randomly from a lot containing how many defective items? 2 defective items। तो कम से कम एक डिफेक्टिव तो आ जाए। अच्छा, कम से कम एक डिफेक्टिव आ जाए, कम से कम एक डिफेक्टिव आ जाए, इसका मतलब क्या? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव्स, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव्स। और एक भी डिफेक्टिव ना हो, इसके चांसेस हमको निकालने हैं। देखिए हमारे पास में कितने आइटम्स हैं? 6 आइटम्स हैं, और इन 6 आइटम्स के अंदर 4 क्या हैं? 4 हैं नॉन डिफेक्टिव, क्योंकि 2 है डिफेक्टिव। तो एक भी डिफेक्टिव ना हो, मतलब चारों के चारों क्या हो? नॉन डिफेक्टिव। इसके चांसेस क्या हैं? इफ आई एम जस्ट पिकिंग आउट 3, प्लीज आंसर, प्लीज थिंक एंड आंसर कि अगर हम 4 पिक आउट कर रहे हैं, अगर हम 4 पिक आउट कर रहे हैं, सॉरी 3 पिक आउट कर रहे हैं, तो इसमें तीनों के तीनों नॉन डिफेक्टिव हों, इसके चांसेस क्या होंगे? आप इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे? पहला वाला आपने जो चूज किया वो नॉन डिफेक्टिव हो, इसके चांसेस क्या हैं? पहला वाला जो आपने चूज किया, इसके नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/6। फिर अगला वाला भी नॉन डिफेक्टिव हो, इसके चांसेस क्या है? 3/5। फिर इसके बाद वाला भी नॉन डिफेक्टिव हो, इसके चांसेस क्या हैं? 2/4, क्योंकि अब नॉन डिफेक्टिव की संख्या कम होती जा रही है और ओवरऑल नंबर ऑफ आइटम्स भी कम होते जा रहे हैं। बताइए कि आप लोग इससे एग्री करते हैं? एक बार फिर से इस सॉल्यूशन को देखिए। हमारे पास 6 आइटम्स हैं और इन 6 आइटम्स में 4 नॉन डिफेक्टिव हैं और 2 डिफेक्टिव हैं। 4 नॉन डिफेक्टिव हैं और 2 डिफेक्टिव हैं। तो इसके अंदर में सारे के सारे हम कहें कि नॉन डिफेक्टिव हों, इसके चांसेस क्या है? एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव होने का मतलब कि 0 डिफेक्टिव्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, 0 डिफेक्टिव्स नहीं होने चाहिए।
इसका मतलब क्या, सबके सब नॉन डिफेक्टिव, तो इट इज 4/6 इंटू 3/5 इंटू 2/4। प्लीज टेल मी इज दिस क्लियर? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये सवाल बेहद ही आसान हो जाएगा अपने लिए। ठीक भाई, अब इसके बाद देखो, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये 2 2 और 4 4 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 इक्वल टू 4/5। तो 4/5 इज कितना, 0.8। तो एटलीस्ट 1 का मतलब हम लोग कहना सीख रहे हैं, बार बार हम आपसे कह रहे हैं एटलीस्ट 1 का हम लोग कहना सीख रहे हैं कि एटलीस्ट 1 मीन्स 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार सभी लोग अब ध्यान से पढ़िए। ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सुनते ही आपके दिमाग में कोई चीज आनी चाहिए, इसका मीनिंग आना चाहिए। इंडिपेंडेंट और एग्जॉस्टिव, इंडिपेंडेंट भी और एग्जॉस्टिव भी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल अकर साइमल्टेनियसली? साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ में अकर करेंगे। टुगेदर दे विल अकर, टुगेदर दे विल अकर का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा? गिव मी एन आंसर विथ रीजनिंग, गिव मी एन आंसर विथ रीजनिंग। आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? क्योंकि आपके जवाब हम नहीं सुन पा रहे हैं। श्रुति इज सेइंग 0। एनी रीज़न श्रुति, एनी रीज़न? चलो 0 इज द करेक्ट आंसर, बट वाई, क्यों ये 0 होगा ये बताइए। सिंपल सी बात है, दे आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव है। और अगर एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, अगर एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, दे कैन नॉट अकर टुगेदर। एक्सक्लूसिव मतलब क्या, एक होगा दूसरा नहीं होगा। तो 3 इवेंट्स अगर एक्सक्लूसिव है साथ साथ में कैसे अकर कर सकते हैं? इट इज 0। यस, बिकॉज दे आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बात समझ में आई? बोलो सब लोग क्लियर, फटाफट सब लोग बोलो क्लियर हुआ? सिक्स वाला भी होमवर्क था, हो गया होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। दिस इज अगेन वेरी डैम इजी। फॉलोइंग आर द 8 wages of 8 workers in rupees. If one of the worker is selected at random, what is the probability that his wage would be lower than the average wage? उसकी wage एवरेज वेज से कम होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है निकालना है। इनका एवरेज वेज निकाल के बताओ तो फटाफट। 50, 62, 40, 70, 45, 56 और 32, 45। आप
आपका हाथ आपकी कैलसी पे बहुत जल्दी जल्दी चलना चाहिए। हम भी कैलसी ले लें। चलो अब आओ मैदान में। आइए देखते हैं 50 प्लस 62 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 45 प्लस 56 प्लस 32 45 इक्वल टू डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 50। तो इनका एवरेज कितना आ रहा है 50। एवरेज सबको निकालने आता है? एवरेज सबको अच्छा सब निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है हाँ हाँ ठीक है, हमने चैट नहीं पढ़ा। 50। अब बताओ लेस देन 50 वाले कितने वर्कर्स हैं? लेस देन 50 वाले कितने वर्कर्स हैं? 1 2 3 4 5 कितने हैं? जी 4 हैं। 50 को नहीं लेंगे लेस देन 50 में, ठीक है। तो 1 2 3 4। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर इन 8 वर्कर्स में से किसी एक वर्कर को चूज कर रहे हैं, इन 8 वर्कर्स में से किसी एक वर्कर को चूज कर रहे हैं, तो उसकी वेज एवरेज वेज से कम होगी। इसके क्या चांसेस हैं? दैट इज 4/8, 0.5। चलो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। सुनिए, आप सभी लोगों ने सेट थ्योरी की क्लासेस की होंगी। ए बट नॉट बी का मतलब क्या? ए बट नॉट बी का मतलब क्या? हम इस सवाल को एक और जगह लिख रहे हैं, एक बार आप ध्यान से देखिएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ सेट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है कितना? 0.3। ए बट नॉट बी is 0.4 and probability of not A is 0.6। A but not B का मतलब आपने कहा इट इज probability of A minus B। और क्या आपको याद है कि A माइनस बी को हम लोग कैसे लिख सकते थे? अगर A में से B को हटाना था, A में से B को हटाना था, कैन समवन टेल मी कि इसको कैसे कर सकते हैं? A में से B को कैसे हटाते थे? बेसिकली A में से वो हिस्सा हटाते थे जो B में भी है, A में से वो हिस्सा हटाते थे जो कि B के अंदर में भी है, ठीक है। तभी ना A में से B वाला हिस्सा हटा रहे। तो क्या करते थे? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। This was A minus A intersection B. This is probability of A minus probability of A intersection B. ठीक है। अगर आपने सेट थ्योरी नहीं पढ़ा है तो फिर आपको दिक्कत होगी इसमें, बट अदरवाइज समझ में आ जाएगा। बोलो भाई, यहां तक क्लियर? ठीक। अच्छा, तो A माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इतना। नॉट ए का मतलब क्या हो गया? नॉट ए का मतलब क्या हो गया? जी बिल्कुल सही, ये दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अगर ए होने का चांस 0.2 है
तो ए के नहीं होने का चांस कितना? ए होने का चांस 0.2 है, तो ए के नहीं होने का चांस कितना? ए होने का चांस 0.2 है, तो ए के नहीं होने का चांस कितना है? बिल्कुल सही है। ए होने का चांस है 0.2, तो ए के नहीं होने का चांस है 0.8, तो ए के नहीं होने का चांस 0.6 है, तो ए के होने का चांस, मतलब इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज 0.6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज कितना? 0.4। ठीक, दिस इज 0.4। ठीक है, अब बताओ क्या इसको हम लोग यहां पे पुट कर देंगे? सभी लोग बताइए, अगर हम इसको यहां पर पुट कर देंगे कि 0.4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें क्या मिल जाएगा? इस वैल्यू को यहां पे पुट करके हमें क्या मिल जाएगा? इस वैल्यू को यहां पे पुट करके हमें क्या मिल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.4 माइनस 0.4 बराबर 0। तो व्हाट कैन वी से? द events are if probability of A intersection B is 0, then the events are exactly the events are mutually exclusive. Damn simple. The events are mutually लेकिन एग्जॉस्टिव भी तो हो सकते हैं। बताओ एग्जॉस्टिव है या नहीं है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? एग्जॉस्टिव है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है? जी, एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव नहीं है क्योंकि सम 1 नहीं आ रहा। एग्जॉस्टिव नहीं है क्योंकि सम 1 नहीं आ रहा। एग्जॉस्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों का सम 1 नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। इंडिपेंडेंट भी नहीं है। इंडिपेंडेंट भी नहीं है। बताइए साहब, इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? क्यों कह सकते हैं हम लोग कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है? ये इंडिपेंडेंट नहीं है। कैसे कह पा रहे हैं हम लोग कि इंडिपेंडेंट नहीं है? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटू बी के बराबर नहीं आ रहा। ए इंटरसेक्शन बी ए इंटू बी के, चलो कोई बात नहीं, आप चार्ट बॉक्स हटाओ, आप छोड़ो, मेरी बात सुनो। ए इंटरसेक्शन बी ए इंटू बी के बराबर नहीं आ रहा। बस आप मेरी बात सुनते जाइए, ठीक है? तो दिस इज क्या? दिस इज ओनली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इक्वली लाइकली मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग ने कर लिया। आप देख सकते हैं धीमे धीमे हम लोगों के सवाल करने की जो स्पीड है वो बढ़ चुकी है। हम लोगों के क्वेश्चंस करने की स्पीड धीमे धीमे इंप्रूव हो चुकी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 करवाते हैं आपको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 करवाते हैं आपको। सुनिएगा ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है। ये आपको दिया हुआ है एज 3/4।
हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ए की प्रोबेबिलिटी बताओ अगर बी अकर हो चुका है। और याद करिए ये कब हम लोग ऐसे करके निकालते थे, ये तब निकालते थे जब डिपेंडेंट इवेंट्स हो, इंडिपेंडेंट नहीं, जब डिपेंडेंट इवेंट्स होते थे। अब हम आपको फिर से इसका फॉर्मूला बता रहे हैं, ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, ये बाद में क्या है बी, तो अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ऐसे करके होता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो उसे हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है तो अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। लेकिन इस बार ए गिवन बी है तो इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू सम टाइम, इस सवाल को सॉल्व करिए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, इस सवाल को सॉल्व करिए। आई एम वेरी श्योर आप इसको कर सकते हैं। पहला ही सवाल है लेकिन आप पहले सवाल से कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी आप निकाल सकते हैं और अपॉन करके आप वैल्यू हमको बता सकते हैं। प्लीज ट्राई दिस। चलो भाई, जवाब आया आप लोग का, अच्छा लगा देख करके। ठीक है, आओ देखो, देखते हैं। ये बताओ इस बार ए इंटरसेक्शन बी निकालने का तरीका क्या है। क्या हम यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ना कर दें? आ जाएगा अपना जवाब, बोलो अब जवाब दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ना कर दें ए इंटरसेक्शन बी के लिए? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि द इवेंट्स आर डिपेंडेंट, द इवेंट्स आर डिपेंडेंट। तो इस तरीके से हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, हम कैसे करके निकालेंगे, सभी लोग ध्यान से देखें कैसे करके हम निकालेंगे। देखें आप लोग,
probability of A union B equal to A plus B minus A intersection B. तो what is probability of A union B? 3/4 equal to 3/5 plus 2/3 minus A intersection B. तो what is A intersection B? equal to probability of A intersection B is equal to, बोलो भाई, आपका टीचर ये सब कैलकुलेट करे, अच्छा लगता है आप लोग को? हाँ, 31/60। नालायक कहीं गलत मत बता देना। चलो उम्मीद करते हैं सही है। 31/60, ठीक है। तो A intersection B is 31/60 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 2/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो इसमें हम लोग कट्टम कुट्टा करेंगे 20, तो दिस इज 31/40। मेरा जवाब तो 31/40 आ गया। तुम लोग का आया क्या? तुम लोग अभी तक 31/60 ही निकाल रहे हो। जल्दी जल्दी करो, तुम लोग का जवाब भी जल्दी जल्दी आ जाएगा। हे भगवान, कौन सा सवाल था? देखो 31/60। चलो ये आ गया सबको। ठीक है, बहुत आसान था, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर ये 13 अभी हम लोग लेटर ऑन करेंगे। अब आइए इस वाले सवाल पर आते हैं। क्या जवाब आया था मेरा? मेरा जवाब आया था 31/40। अच्छा, 31/40 यहाँ पे कितना हो गया? 31/40 0.775 हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, हम देख रहे थे, बस तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं। चलो ध्यान दो अगले सवाल पर। नालायकों, तुम लोग को टीचर की गलती निकालने में परम सुख की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ध्यान से। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये ए के ऊपर जो बना हुआ है ये क्या है? ये जो ए के ऊपर बना हुआ है ये क्या है? ये जो ए के ऊपर बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट। जैसे ए बार नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। तो समझ लो कॉम्प्लीमेंट की जगह ये साइन बना हुआ है। ठीक है, अब सुनिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसे डिमॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं। आओ कलर चेंज करते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ, विच सेज दैट ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो इट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल सी बात, जब कॉम्प्लीमेंट का साइन अंदर आएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। जब कॉम्प्लीमेंट का साइन अंदर आएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे सुनना। इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये भी बहुत आसान है। अच्छा, अब इसमें हम लोग कह सकते हैं, कि इट इज इफ देयर इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसे हम ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं ना। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसे हम क्या कह सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट अगर अब प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करें
तो किसी भी चीज का अगर कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो उसे हम क्या कर देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, या जैसे अगर ये है तो दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इस तरीके से करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए, सिंपल सी बात थी, हम लोग इस सवाल के ऊपर में आते हैं। फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जैसे सवाल लिखा हुआ है हम वैसे ही लिख देते हैं। ये आपको दिया हुआ है 5/6, फिर आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2 एंड बी कॉम्प्लीमेंट इज 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2 and probability of B is B complement is 2/3। B complement दिया हुआ है 2/3। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। हम लोग को मालूम है, इसके लिए हमको चाहिए probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। एंड स्टूडेंट्स A तो दिया हुआ है, A intersection B और B यहाँ से आप निकाल सकते हैं। प्लीज़ ट्राई दिस क्वेश्चन, प्लीज़ ट्राई दिस क्वेश्चन। हमको मालूम है ये सवाल आप लोग कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। कम ऑन स्टूडेंट्स, ट्राई दिस क्वेश्चन। श्रुति, आप जवाब याद करके आती हैं क्या? सॉल्व किए हैं, अच्छा ठीक है। तब तक जब तक बाकी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, आपका क्या मैथमेटिक्स था क्लास 11-12 में? मैथ्स था। देखो ये मैथ्स वाले बच्चे हैं, बाकी सारे बच्चे ध्यान से सुने। हमारी क्लास में कुछ मैथ्स वाले भी बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स लिया था 11th एंड 12th में। ठीक है, तो बाकी बच्चे इस बात से ज़रा सा भी परेशान नहीं होंगे कि ये लोग कैसे करके सवाल का जवाब पहले निकाल लेते हैं। इन लोगों ने अपने 2 साल में ऐसा कुछ खास किया नहीं है, इनकी ज़िंदगी में कुछ था नहीं। ठीक है, तो इन लोगों ने मैथ्स ले लिया, बाकी हम लोगों ने असली ज़िंदगी के मज़े लिए हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग चिंता ना करें, इनके जवाब पहले निकालने से आप लोग अपने आप को इन्फीरियर स्टेट में नहीं लेकर के आएंगे। ठीक है, हम लोगों ने कोई गलती नहीं की है, ये लोग मैथ्स वाले थे इसलिए पहले जवाब निकाल लेते हैं। ठीक है, ये न समझे कि हमारे बीच में अचानक से तेज बच्चे कहाँ से आ गए। सबका जवाब आ गया। तो मेरी रिक्वेस्ट है मैथ्स वाले बच्चों से कि दूसरे बच्चों को नीचा दिखाना बंद करें। मेरे बाकी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अरे ये बच्चा कैसे पहले निकाल लिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B equal to 5/6। This implies कि probability of A intersection B is equal to 1 minus 5/6 equal to 1/6। तो this is probability of A intersection B equal to 1/6। Now what is probability of B? Probability of B is, अगर B complement है 2/3 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 1 माइनस 2/3 मतलब 1/3। तो स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि व्हाट इज A यूनियन B
probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B equal to 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 6 is equal to 6. 3 plus 2 minus 1 equal to 2 by 3. I hope this is clear to everyone और किसी को इसमें डाउट नहीं है. कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करते वक्त मेरे मन में ये भी आ रहा था कि A और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटरसेक्शन B मिल जाएगा. ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट भी हैं, ठीक है. खैर हमारे सवाल से कुछ खास जुड़ा हुआ नहीं था, बट जब क्वेश्चन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अपने आप अब स्ट्राइक करने लग रही होंगी आपके दिमाग में भी. सो ये हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 15. लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने. इफ फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, probability of A union B is 2 by 3 and probability of A is 2 by 5. what is probability of B? हम आपको याद दिला दें, ऐसा एक सवाल हमने आपको करवाया भी था, ठीक है. चलिए इसको सभी लोग सॉल्व करिए. लिखिए probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. ये मत कहिएगा कि A intersection B नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट है, एक्सक्लूसिव नहीं है. A union B equal to 2 by 3, A equal to 2 by 5, A union B equal to 2 by 3, A equal to 2 by 5. B मान लेते हैं, नहीं दिया हुआ है, चलो. तो what is A union B? It is equal to A plus B minus A intersection B. तो 2 by 3 is equal to 2 by 5 plus probability of B minus 2 by 5 into probability of B. इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 by 3 minus 2 by 5 और probability of B minus 2 by 5 probability of B, इसको सॉल्व करना आता होगा. तो 15, 5 2 जा 10 minus 3 2 जा 6, 5 minus 2 3, probability of B ऊपर जाएगा 5 3, तो 3 times probability of B is equal to 4 by 15 और ऊपर चला गया 5, नीचे आ गया 3, तो इट इज इक्वल टू 4 by 9. बोलो भाई सब लोग, आया क्या? सभी लोग बताइए, क्या ये सवाल आप लोग कर पा रहे हैं? अब दिस वाज आल्सो वेरी इजी, अब ये हो जाना चाहिए. तुम लोगों ने सिंपली क्या किया, इट इज़
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी के लिए आपको दिया हुआ था कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो इट शुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एवरीबडी प्लीज से इट इज क्लियर। सभी लोग, जितने लोग का जवाब नहीं भी आया वो सब के सब लोग कहें कि ये क्लियर है या नहीं है। ओके ठीक है। एंड अगेन आई विल से इफ यू हैव नॉट डन सेट थियरी तो आपको दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 हम लोग करते हैं। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दिया हुआ है, बहुत कुछ मिल गया, और ए गिवन बी भी दिया हुआ है। तो ए गिवन बी का फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपके मन में चल रहा होगा कि इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज ए गिवन बी? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दिया हुआ है कि आप ए इंटरसेक्शन बी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। और जब ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा तो आपको निकालना व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी दिया हुआ है, बस क्या निकालना है अपने को? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और वो निकालने के लिए हम इस वाली इंफॉर्मेशन का यूज पहले कर लेंगे। बेहद आसान सा सवाल है, चलिए सॉल्व करिए सभी लोग, सॉल्व करिए सभी लोग इसको। अब सिंपल पहले जो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लिखो, फिर उसमें जो डेटा दिया हुआ है उसको पुट करो, अपने आप कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी उसको आगे पुट करो। ठीक, बढ़िया, गुड टू सी कि आप सभी लोग इसको कर पा रहे हैं। और हम भी करते हैं। देखते हैं। फॉर टू इंडिपेंडेंट्स ए यूनियन बी इज 2/3, नहीं, ए इज 2/3 एंड बी इज 3/4। Probability of A is equal to 2/3 and B is equal to 3/4. A given B क्या है? It is equal to probability of A intersection B upon probability of B, और ये आपको कितना दिया हुआ है? S 2/3। यह आपको दिया हुआ है एस 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, या इसको इधर ऊपर ले जाएं तो इनटू हो जाएगा, तो 2/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और बी कितना है? 3/4, तो इट इज़ इक्वल टू 1/2। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी अगर 1/2 आ गया तो आपको बी गिवन ए निकालना था। इट इज़ अगेन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, इस बार लेकिन क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाला अपने लोगों ने? 1/2, और ए कितना है? 2/3, तो इंटू 2, नीचे 3 तो ऊपर चला जाएगा, इट विल बिकम 3/4। तो व्हाट इज बी गिवन ए? इट इज 3/4। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, आ रहा है सबको। नेक्स्ट
हमको दिया हुआ है ए की प्रोबेबिलिटी को ए मान लो, बी की प्रोबेबिलिटी को बी मान लो और ए इंटरसेक्शन बी को सी मान लो, ए इंटरसेक्शन बी को सी मान लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को बताइए कैसे लिखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिख देंगे आप? ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लीज सॉल्व इट, मतलब परेशान मत होइए चैट बॉक्स पे कुछ लिखने के लिए, आप बस इसको सॉल्व करिए। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिखेंगे? ए माइनस सॉरी ए यूनियन बी का क्या होगा, सोच लीजिए, ट्राई करिए इसको। कम ऑन स्टूडेंट्स, ट्राई करिए सभी लोग। ठीक है, यही है, बट ट्राई करिए। फाइनल आंसर ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक भाई, बढ़िया। और चलो देखते हैं। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट एंड इट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको ब्रैकेट में लिखना चाहिए क्योंकि माइनस है बाहर, तो हर एक चीज अंदर की बदल जाएगी। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू सी। तो इट विल बिकम 1 माइनस ए माइनस बी प्लस सी, 1 माइनस ए माइनस बी प्लस सी। सबका जवाब आ गया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये आ ही गया है। Question number 18. Question number 18. For 3 events A, B and C, that the probability that only A occurs, the probability that only A occurs is A occur करे and B और C occur न करे। वापस से A occur करे and B और C occur न करे, इसके चांसेस। ए अकर करे एंड बी और सी अकर न करे, इसके चांसेस। ठीक है, दिस इज अगेन डी। ए अकर करेगा और बी अकर नहीं करेगा एंड सी भी अकर नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज गिवन दैट अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन हैज अ गर्ल। एक गर्ल है, अब दूसरी वाली भी गर्ल हो, इसके क्या चांस है? फिर से समझना, एक गर्ल हो चुकी है, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि दोनों गर्ल होने के चांसेस क्या। एक तो गर्ल हो चुकी है, उसकी तो प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं करनी है, वो तो श्योरिटी है। दूसरे वाले के बारे में जानना है कि गर्ल या बॉय है, इसके चांसेस क्या। वापस से वही 1/2 0.5। ठीक है, 1/2 0.5।
तो अब अपनी प्रोबेबिलिटी में स्पीड आ चुकी है। हम आपको बताएं, हम लोग 3 और क्लासेस में बड़े आराम से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक एक सवाल हम आपको लगवाएंगे। बस कुछ सवाल जो कॉम्बिनेशंस के ऊपर बेस्ड होंगे, कुछ 2-3 क्वेश्चंस जो बस खाली कॉम्बिनेशंस के ऊपर बेस्ड होंगे, उन 2 या 3 क्वेश्चंस को छोड़ करके हम इस पूरे चैप्टर के एक एक सवाल को हम आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, आज के सेशन के लिए हम आपको कुछ होमवर्क नहीं दे रहे हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट अधिकतर क्वेश्चंस हमने आपको करवा दिए हैं। तो आज के सेशन के लिए कोई खास होमवर्क नहीं है। आपको जितना पढ़ाया गया आप उतना रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको पहले से आ रहा है तो आप बाकी चीज़ों पे ध्यान लगा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए ऐसा कोई खास होमवर्क नहीं है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, कुछ और नया सीखेंगे, कुछ कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। और होपफुली आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप घर पर भी इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे। नो एक्स्ट्रा वर्क फ्रॉम माई साइड, यू कैन एंजॉय, यू कैन रिवाइज समथिंग विच यू हैव लर्नड अर्लियर। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।